हेलो स्टूडेंट, आश्रित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा अध्याय औद्योगिकरण का युग का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। किस तरीके से औद्योगिक परिवर्तन में बदलाव आए या फिर उनके कारण समाज में किस तरीके से बदलाव आया, ये सारी चीजों को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेजी से थी। पहली बात यह है कि पहले हमें यह समझना है कि क्या औद्योगिकरण की जो प्रोसेस थी वो कितनी रैपिड थी, वो कितनी तेज थी, और क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग के विकास तक ही सीमित होता है। तो इन सभी चीजों को पॉइंट को जो है समझने के लिए कुछ 3-4 बिंदु हैं, हमें उनको समझने की आवश्यकता है। तो अब आइए बच्चों उनको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक चित्र है औद्योगिक मैनचेस्टर में। तो इसमें धुआं छोड़ती चिमनियां औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को शो कर रहा है ये चित्र, आपको दिख रहा है। आजकल तो हम अगर देखें तो हर जगह जो है इस तरीके की इंडस्ट्री और ये दृश्य जो है देख सकते हैं। लेकिन ये उस समय की बात है 1857 की। तो लगभग आप देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में जो है किस तरीके से जो है ये जो चिमनियां है जिसमें से धुआं निकल रहा है, ये वहां की जो है पहचान बन गई थी। अब हम बात करते हैं किस तरीके से औद्योगिकरण का विकास हुआ, और औद्योगिकरण का विकास को क्या हम केवल फैक्ट्री के विकास से ही जोड़ते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। जो पहला पॉइंट है उसमें यह है कि सूती उद्योग और कपड़ा उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। आप जानते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी सूती उद्योग से। जो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका कॉटन इंडस्ट्री से। तो ये उद्योग जो है वो फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। औद्योगिकरण का जो पहला चरण था वो लगभग हम बोल सकते हैं कि जो आपके 1760 से चालू होता है वो 1840 तक का था। और उस वक्त जो था जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो सबसे बड़े इंडस्ट्री के रूप में उभर कर सामने आई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो होता है लोहा और स्टील उद्योग। लेकिन इसके बाद जब कॉटन इंडस्ट्री के बाद अगर हम देखें, मतलब 1840 के बाद का समय अगर हम देखते हैं, तो अब जो है मेटल इंडस्ट्री यानी कि लोहा और स्टील की इंडस्ट्री जो है वो कॉटन इंडस्ट्री से आगे निकल गई थी। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था, और फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ने लगी थी। जैसा कि हम देखते हैं कि 1860 के बाद से यूरोप में बहुत सारे जो कंट्री थी उनके उपनिवेश बन गए थे, और उन उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। आपको याद होगा कि भारत भी जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, और इस समय तक यहाँ भी रेलवे का विकास प्रारंभ हो गया था। रेल लाइन जो है वो बिछ गई थी। तो रेल किससे बनती है? रेल को बनाने के लिए हमें आयरन की आवश्यकता होती है, लोहे की आवश्यकता होती है, स्टील की जरूरत होती है। तो इसके फलस्वरूप जो है इनकी डिमांड अब बहुत ज्यादा बढ़ी थी। तो ये इंडस्ट्री जो है इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही थी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात, देखिए ब्रिटेन में जो है जो वो निर्यात कर रहा है उसका मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, और यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। तो अब आप देखिए कि जो कॉटन इंडस्ट्री है उससे दुगनी जो है अब निर्यात किया जा रहा है। कहाँ? क्या? लोहा और स्टील का। तो ये इस बात को बताता है कि अब जो है कॉटन इंडस्ट्री की अपेक्षा लोहा और स्टील इंडस्ट्री जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी, उसकी डिमांड तेजी से लगातार बढ़ रही थी। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि जब नए उद्योग परंपरागत उद्योग को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। एक बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं था कि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आए, नई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्री बन गई, तो ये अभी तक जो परंपरागत उद्योग थे, जो पुराने तरीके से जो उद्योग कार्य कर रहे हैं, वो पूरी के पूरी तरीके से समाप्त हो गए। नहीं, ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल समाप्त हो गए या उनको इन्होंने पूरी तरह से पछाड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी।
तो अगर हम 19th सेंचुरी के लास्ट तक भी ये देखते हैं तो अभी भी देखिए इंडस्ट्रियल जो एरिया थे, जो औद्योगिक क्षेत्र थे, ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, इसमें काम करने वाले मजदूरों का प्रतिशत जो है 20% से ज्यादा नहीं था। अगर 100% लोग अगर काम करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें से जो है 20% जो है वो वही जो 20% लोग हैं वही जो है वो इस तरीके से मतलब औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन जो 80% लोग हैं वो आज भी परंपरागत तो मतलब जो अपने उद्योग है, चाहे जो भी व्यवसाय हो जो अब कर रहे थे, या फिर उनका अगर परंपरागत व्यवसाय खेती है तो वे वही सारे कार्य जो है वो कर रहे थे। तो इतना ज्यादा जो है लोग अभी भी इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े थे। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। देखिए जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो बहुत गतिशील उद्योग थी, लेकिन अभी भी जो उसका प्रोडक्शन हो रहा था, उसके प्रोडक्शन का एक लार्ज जो हिस्सा था वो अभी भी कारखानों में नहीं बन रहा था, बल्कि कहाँ हो रहा था, डोमेस्टिक जो यूनिट थी, जो घरेलू इकाइयां थी, वहां इनका प्रोडक्शन हो रहा था। तो ये जो घरेलू इकाइयां या डोमेस्टिक यूनिट थी, क्योंकि जो लोग ये यहाँ पर जो है इनका क्यों यूज हो रहा था आज भी, तो इसका मुख्य रूप से कारण ये है कि जो लोग पैसा लगाते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे या जो व्यापारी होते थे, वो लोग जो है देखिए ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते थे और वो जो है ज्यादा पूंजी भी नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि मशीन में जो है वो पैसा लगाने से वो थोड़ा हिचकिचाते थे। क्योंकि जब मशीन क्योंकि क्या होता है, देखो मशीन का मेंटेनेंस भी होता है। अब मशीन अगर खराब हो गई तो फिर उनको जो है उसमें भी पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए अभी भी क्या हो रहा था इंग्लैंड में कि जो परंपरागत तरीके से जो कपड़ा उद्योग चल रहा था उसको ही लोग ज्यादा से ज्यादा उसी को अभी भी बढ़ावा दे रहे थे। मतलब अभी भी जो है बहुत ज्यादा इसके लिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था कपड़ों का, बल्कि अभी भी जो डोमेस्टिक यूनिट है, जो घरेलू इकाइयां हैं, वहां पर ही इनका उत्पादन किया जा रहा था। तीसरा अगर हम पॉइंट देखते हैं तो यह है कि यद्यपि परंपरागत उद्योग में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योग से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। तो ये भी हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी उसमें जो परिवर्तन हो रहा था वो भाप की गति से चलने वाले और सूती और धातु उद्योग से तय नहीं हो रहा था, वो अपने आप जो है चल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये परंपरागत उद्योग जो है पूरी तरह से अपने पुराने रूप में ही थे और वो जो है उससे बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था। उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस जो है वो आ रहे थे, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजार के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वो मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। कहने का मतलब यह है कि जो औद्योगिकरण का जो हो रहा था वो ऐसा नहीं था कि वो जो है बड़े बड़ी फैक्ट्री में ही हो रहा है, ठीक है, इस जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ही जो है वो ग्रोथ हो रहा है, नहीं, बल्कि छोटे छोटे इंडस्ट्री में भी जो है वो ग्रोथ हो रहा था। चौथी बात आती है प्रौद्योगिक बदलावों की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। यह तकनीकी महंगी थी। सौदागर व व्यापारी इनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम बढ़ाते थे। जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे थे उसकी गति धीमी थी, और ये धीमी गति से क्यों हो रहा था, क्योंकि जो नई तकनीक थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। जो व्यापारी थे वो इसके इस्तेमाल करने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी, वो ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहते थे। इसके साथ साथ मशीनें जो थी वो अक्सर खराब हो जाती थी और उनकी मरम्मत पर भी बहुत ज्यादा खर्चा आता था। इसके साथ साथ वे इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती थी जिनके उसके आविष्कार और निर्माताओं का दावा था। तो जैसा कि उन लोग ने कहा था कि ये मशीन आएगी तो बहुत ज्यादा इससे मतलब ऐसी चीजें होंगी, वैसी चीजें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो उस पे जो है बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की भी आवश्यकता होती थी, इसके साथ उसको मेंटेन करने की भी आवश्यकता तो होती थी, और इसकी क्वालिटी भी कोई बहुत इतनी ज्यादा नहीं थी कि इसके मेंटेनेंस की जरूरत ही ना पड़े।
तो इस वजह से जो है जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास बहुत तेजी से नहीं हो पा रहा था, या जो व्यापारी थे वो इसे बहुत जल्दी जो है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जेम्स वॉट ने जो है भाप के इंजन में बहुत सारा सुधार किया था, जो कि न्यू कॉमन ने बनाया था जो भाप का इंजन, उसमें बहुत ज्यादा उसमें उन्होंने सुधार किया और उसके बाद जो है 1871 में इस इंजन को उन्होंने पेटेंट करा लिया था। इसलिए हम जानते हैं कि भाप का इंजन जो है वो जेम्स वॉट के नाम से ही हम जानते हैं कि नहीं इसका आविष्कार किया था। इस मॉडल का उत्पादन जो है उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू जो ब्लूटन ने किया। तो जो मैथ्यू बुल्टन थे उन्होंने क्या किया कि उसका प्रोडक्शन किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। मतलब भाप के इंजन का उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उनको खरीद सके। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप से सिर्फ 321 इंजन थे, मतलब 321 इंजन ही थे 19वीं सदी की शुरुआत में। इसका जितना ज्यादा सोचा गया था कि इसका यूज होगा, उतना ज्यादा जो है इसका यूज नहीं हो पाया था। इसमें से 80 इंजन जो थे वो सूती उद्योग में लगे थे, 9 जो इंजन थे वो ऊन उद्योग में थे, और बाकी के जो इंजन थे वो खनन में, नहर निर्माण में और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजन का इस्तेमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ था। ये अगर इन सभी इंडस्ट्री को छोड़ दे तो इसके अलावा और कोई भी इंडस्ट्री में बहुत समय तक स्टीम इंजन का इस्तेमाल या यूज नहीं किया गया था। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे, जिससे मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हिचकिचा रहे थे, जिससे कि उनके प्रोडक्शन में कई गुना जो है एफिशिएंसी आ जाएगी और प्रोडक्शन कई गुना बढ़ सकता है। तो इस तरीके की जो है इस समय स्थिति थी। ये आप चित्र देख सकते हैं कि इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप का ये चित्र है, और इसमें जो है नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुरानों की मरम्मत की जाती थी, जो कि मैंने बताया जहाँ के भाप के इंजन का यूज हो रहा था। और 1830 की एक कताई फैक्ट्री आप देख सकते हैं कि किस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों जो है तकलियों को घुमाने लगते थे। लेकिन लोग जो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अभी भी इसको बहुत ज्यादा और इंडस्ट्री में अपनाने से कतरा रहे थे। तो इतिहासकार जो है इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूरी होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिस्टोरियन है उन्होंने कहा है कि जो 19वीं सेंचुरी के मिड तक मध्य तक जो है तकनीकी के यूज को या उनकी पकड़ जो है वो उतनी ज्यादा नहीं हुई थी लेबर और मजदूरों में। मतलब लेबर और मजदूर जो है वो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं पाए थे जितना कि वो अभी भी परंपरागत तरीके से जुड़े हुए थे। तो परंपरागत और कारीगर जो है मजदूर वही जो है वो ज्यादा थे किनकी अपेक्षा, मशीनों पर काम करने वाले मजदूर या कारीगरों की अपेक्षा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो बच्चों आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, औद्योगिक परिवर्तन का रफ्तार, यानी कि द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। किस तरीके से औद्योगिक परिवर्तन हुआ, उसमें बदलाव हुआ और इससे समाज में जो है किस तरीके से बदलाव आया, इन सारी चीजों को हमने समझने का प्रयास किया।